Hello, dear student. Welcome back to my online classes. I hope that you all must be fit and fine and healthy and taking precaution of COVID. पिछले कुछ लेक्चर से मैंने मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया है। उसमें मैंने इंडियन थिंकर्स मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। उसी सीरीज़ में आज के जो थिंकर हैं वो महर्षि अरबिंदो हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट महर्षि अरबिंदो के बारे में जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। बट बीएड के कोर्स में श्री अरबिंदो घोष हैं क्योंकि उनका शिक्षा दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए बीएड में इनको रखा गया है कि आप उनके शिक्षा दर्शन को समझें और उन्होंने किस प्रकार इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही। तो आज हम स्लाइड मोड से इंटीग्रल एजुकेशन, श्री अरबिंदो घोष का ब्रीफ लाइफ स्केच और शिक्षा में श्री अरबिंदो घोष का क्या योगदान है, ये हम थ्रू स्लाइड मोड पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड मोड के थ्रू कि अरबिंदो घोष ने किस प्रकार से हमारे शिक्षा जगत में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें बताई उन अपनी फ़िलॉसफ़ी के थ्रू। स्लाइड के थ्रू सबसे पहले हम श्री अरबिंदो घोष के लाइफ स्केच के बारे में जानेंगे या उनकी क्या शुरुआती ज़िंदगी किस तरह शुरू हुई, इसके बारे में पहले हम स्लाइड मोड के थ्रू जानेंगे क्या थी उनका लाइफ स्केच। श्री अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था। उनके जो फादर थे उनका नाम कृष्णधन था और मदर का नाम स्वामलता था। और 5 वर्ष की आयु में ही वो एक धनी परिवार से बिलोंग करते थे। कहा जाता था कि उनके परिवार में उनके नौकर चाकर भी इंग्लिश में बोला करते थे और उनके घर का माहौल जो था वो पाश्चात्य था। तो जब वो 5 वर्ष के हुए उसी समय उनको लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग में भेज दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से जब वो घर वापस आए 7 वर्ष की आयु में, तो उन्हें अपने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। मतलब 7 वर्ष की आयु में ही वो इंग्लैंड चले गए और 18 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्हें मिल गया और वहाँ पे उन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की। लेकिन क्वालिफाई तो ज़रूर कर ली थी, बट जानबूझ के वो घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो काम करें, अंडर काम करें। सो ही डिड नॉट अलाउड टू जॉइन द इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज। फिर दोबारा 1893 में he returned back to India and became the vice principal of the state college in Baroda। जब इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी हो गई और आईसीएस की परीक्षा भी उन्होंने पास कर ली, लेकिन जानबूझ के घुड़सवारी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज को नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। फिर बाद में उन्होंने 1893 में वो इंडिया वापस आ गए और फिर स्टेट कॉलेज ऑफ बड़ौदा में पहले टीचर के रूप में काम किया, फिर एज अ वाइस प्रिंसिपल उन्होंने काम किया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कई भाषाओं को सीखा, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, बहुत सी विदेशी भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद जब वो इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद यहाँ पे भी उनको भाषाओं से काफ़ी लगाव था। तो इंडिया आने के बाद भी यहाँ के जो प्रादेशिक भाषाएं थीं विभिन्न राज्यों की, उसमें भी उन्होंने जैसे पहले संस्कृत सीखा, बंगाली सीखी और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान किया। साथ ही साथ फ़िलॉसफ़ी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया। इसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने टीचिंग की और वाइस प्रिंसिपल रहे बड़ौदा स्टेट कॉलेज में। लेकिन 1906 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद वो
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वो शामिल हो गए, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए 1908 में। और उन्होंने बायकॉट मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया। ब्रिटिश 1908 में उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को फाइनली ज्वाइन कर लिया और बायकॉट मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिसमें ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश कोर्स और सारी चीज़ों का बायकॉट किया। श्री अरबिंदो घोष पहले पॉलिटिकल लीडर हुए जिन्होंने एक पहली बार एक न्यूज़पेपर निकाला, वंदे मातरम, और उन्होंने पहली बार एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का आइडिया दिया लोगों के दिमाग में। अपने देश के सामने एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी, और जो न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला वो था वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के अंदर ये जगाना चाहते थे कि हमें अब ब्रिटिशर्स से मुक्ति पानी है। तो इस तरीके से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद एक फेमस अलीपुर बॉम्ब केस हुआ, जिसकी वजह से वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, और इसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। और जेल में रहकर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास किया, या हम कह सकते हैं जेल में ही कहते हैं कि मेडिटेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत जो थी श्री अरबिंदो घोष की, वो जेल से ही शुरू हुई। इसीलिए कहते हैं कि जो अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें श्री अरबिंदो घोष की लाइफ को बदल दिया। क्योंकि वहाँ जब वो अकेले रहने लगे थे तो उन्होंने साधना करनी शुरू की थी। तो साधना के थ्रू कहते हैं कि उन्हें एक्चुअली श्री कृष्ण का एक्चुअल में दर्शन हुआ था, उनको साक्षात्कार हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे उनका जो मोह था वो पॉलिटिक्स से हटने लगा, और उन्हें लगा कि उनका जीवन एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। वो बेसिकली वो स्पिरिचुअल इवोकिंग करना चाहते थे। और बाद में जब उनको कलकत्ता जेल में 1910 कलकत्ता से पौंडीचेरी जेल में लाया गया 1910 में। तो जब जेल में उन्होंने कुछ समय बिताया, उसके बाद जब उन्हें रिलीज़ किया गया तो पौंडीचेरी में ही एक किराए के मकान में रहने लगे, और वहीं एक साधना या ध्यान केंद्र के रूप में पहले तो वो खुद अकेले ही ध्यान करते रहे, मेडिटेशन करते रहे। फिर धीरे धीरे वो ध्यान केंद्र के रूप में विकसित हुआ, और वहाँ उन्होंने पौंडीचेरी से ही उनके जीवन की शुरुआत हुई। और कहा जाता है कि The life divine, the Gita, secret of Veda, human cycle, the ideal of human unity are the popular essays of Sri Aurobindo Ghosh। क्योंकि उन्होंने पौंडीचेरी में जाके ना केवल मेडिटेशन, कंसंट्रेशन करना स्टार्ट किया, साथ ही साथ उन्होंने लिखना भी शुरू किया था। तो इस तरीके से उनका जीवन एक राइटर के रूप में, एक पोइटिस्ट के रूप में, एक योगिक फिलोसोफर के रूप में उनका जीवन रहा। और फाइनली उनका ही पास्ड अवे ऑन December 5th, 1950 एट पौंडीचेरी एट द एज ऑफ 78। तो ये एक छोटा सा लाइफ स्केच मैंने स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को दिखाया। और अब हम लोग उनकी बेसिक फ़िलॉसफ़ी के बारे में समझेंगे कि बेसिक फ़िलॉसफ़ी उनकी क्या थी, वो क्या चाहते थे, जीवन दर्शन उनका क्या था। रियलिटी ऑफ बीइंग कॉन्शियसनेस, वो उनका जो कंसेप्ट था उनकी दर्शन का, वो चाहते थे कि हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो उनका दर्शन एक आइडियलिज्म बेस्ड था, आदर्शवाद के ऊपर आधारित था। तो जैसे आदर्शवाद में ये कहा गया कि आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया, और कहा गया कि आत्मा हमारे अंदर ही निवास करती है, उसी तरह श्री अरबिंदो घोष ने भी कहा कि हमें कहीं और नॉलेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम
हाँ, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर ही आत्मा है, जो हम जिसको हम या परमात्मा का अंश जो आत्मा है, और उस परम पिता परमेश्वर को हम अपने अंदर ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं अज्ञानतावश। अगर हम इस भौतिक जगत से निकल के, इस भौतिक जो चीज़ें हैं उनसे निकल के अगर हम मेडिटेशन का रास्ता अपनाएंगे, तो हमें परम पिता परमेश्वर का ज़रूर साक्षात्कार होगा। तो वो बार बार कहते हैं कि रियलिटी ऑफ बीइंग एंड कॉन्शियसनेस, ऑल बीइंग्स आर united in that one self and spirit, but divided by certain separative consciousness, reality in the mind. He taught people to become aware of their true self. वो बार बार अपने एसेस के माध्यम से, अपनी टीचिंग्स के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से लोगों को ये समझाना चाहते थे कि हमें अपने आप को पहचानना है। अपने अंदर जो, हमारे अंदर जो ईश्वर है, जो पहले से ही विद्यमान है, उसको हमें पहचानना है। और हम भौतिक चीज़ों में फंसे हुए हैं और हम अपने अंदर के अंतर परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं, और उसको हमें अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है। Feel spirit while spending each and every moment of their life. So, if a person wants to experience delight, then he must strive to discover the higher spiritual nature. हर व्यक्ति का एक अपना स्पिरिचुअल नेचर है, और उसमें हम कहीं से ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है स्पिरिचुअल मतलब डिवाइनिटी को पाने के लिए। डिवाइनिटी को पाने के लिए सबका तरीका अलग होगा, सबका पहुंचने का तरीका, स्टेप्स, प्रोसीजर सब कुछ अलग होंगे। तो हर व्यक्ति खुद में अलग है, तो ईश्वर जो हमारे अंदर विद्यमान है उस तक पहुंचने के लिए भी हमको एक ही रास्ते पे नहीं चलना है। हर व्यक्ति का रास्ता जो है वो अलग है। ये उनकी बेसिक फिलॉसफी है। इसके अलावा एजुकेशन को उन्होंने बताया कि एजुकेशन इज़ कल्टिवेशन ऑफ 4 मेन थिंग्स। पहला उन्होंने बोला नॉलेज, दूसरा उन्होंने कहा लव, तीसरा उन्होंने कहा ब्यूटी, और चौथा उन्होंने कहा पावर। नॉलेज से उनका मतलब था नॉट टू इंस्ट्रक्ट बट टू इम्पार्ट इट। मतलब ज्ञान बेसिकली हम किसी ज़बरदस्ती किसी को दे नहीं सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती हम इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उन्हें इम्पार्ट करें। लव से उनका मतलब था लव फॉर नेशन एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए आपका प्रेम, अनुराग। इसी तरह ब्यूटी के लिए उन्होंने कहा कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ मैन टू सी एवरी चाइल्ड ब्यूटीफुल। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य हर टीचर के अंदर, उसके अंदर ही विद्यमान है, और उस सौंदर्य अनुभूति से हर बालक को वो सुंदर समझ सकता है। इसी तरह पावर को उन्होंने डिफाइन किया टू एम्पावर विद इंटेलेक्ट। बेसिकली हम अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि को एम्पावर करें, अपने माइंड को एम्पावर करें। तो ये उन्होंने बताया शिक्षा के 4 मुख्य आयाम, जिसमें नॉलेज आता है, लव आता है, ब्यूटी आता है और पावर आता है। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। अरविंदो घोष के द्वारा दी गई शिक्षा को हम इंटीग्रल एजुकेशन कहते हैं, और जिसमें उन्होंने इस एजुकेशन में सभी इज़म का एक कॉम्बिनेशन दिया। जो हमने अभी तक सारे इज़म्स पढ़े, तो कोई एक वैसे तो वो आदर्शवादी दिखते हैं, बट जब आप उनकी इंटीग्रल एजुकेशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारे वादों का कॉम्बिनेशन है उनकी एजुकेशन सिस्टम में। अब श्री अरविंदो का एजुकेशन क्या है, क्या मेन फंक्शन है श्री अरविंदो घोष के
शिक्षा प्रणाली को, उसको हम लोगों ने स्लाइड के माध्यम से समराइज़ किया है और उसको मैं एक एक करके आपको यहाँ बताऊंगी कि श्री अरबिंदो घोष ने किस प्रकार अपनी एजुकेशन प्रणाली या एजुकेशन को किस तरीके से बताया, वो किस तरह की शिक्षा इस देश में चाहते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि टू ब्रिंग आउट द रियल मैन इन वन सेल्फ, हर व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाए जिसके द्वारा वो उस शिक्षा के द्वारा ना केवल भौतिक चीज़ों का उन्हें ज्ञान हो, बल्कि जब वो अपने अंदर की अंतरात्मा का ज्ञान करेगा तो वो अपने रियल मैन के कंसेप्ट को समझ पाएगा। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात बताई, टू बिल्ड द पावर ऑफ ह्यूमन एंड स्पिरिट दैट इज इवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे उन्होंने स्ट्रेस दिया कि हमें जब मनुष्य को शिक्षित करना होगा तो 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा बालक की पढ़ाई पे। जब बालक को हम शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने ज्ञान को इवोक करेगा, नॉट ओनली बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल सब्जेक्ट्स but also through spirituality। तो ये उन्होंने बताया इवोकिंग ऑफ नॉलेज। साथ ही साथ उन्होंने चरित्र के विकास में और हमारा जो संस्कृति है उसके भी विकास की बात कही। फिर उन्होंने तीसरी चीज़ कही कि टू एनेबल द इंडिविजुअल टू एस्टेब्लिश क्लियर कंटिन्यूटी बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हर बालक को, हर इंडिविजुअल को क्लियर कट उसे पता होना चाहिए कि क्या एक साइकिल चल रही है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो इस तरह की शिक्षा देने की बात श्री अरविंद घोष ने कही। इसके बाद उन्होंने बताया टू एनेबल द इंडिविजुअल टू एस्टेब्लिश राइट रिलेशनशिप विद हिमसेल्फ एंड आउटसाइड वर्ल्ड। हमें इस तरीके से हर बालक को शिक्षित करना होगा कि उसे ये पता रहे कि उस रिलेशनशिप को, जो एक आउटसाइड भौतिक जो जगत है और उसका भौतिक जगत से किस प्रकार रिलेशन होगा। अब इंटीग्रल एजुकेशन को हम लोगों को समझ लेना होगा कि इंटीग्रल एजुकेशन की बात श्री अरविंद घोष करते थे और हमें बेसिकली इंटीग्रल एजुकेशन ही पढ़ना है आपके बीएड में, तो उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन में क्या बातें बताई। ट्रू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट ऑल्सो रैशनल, वाइटल एंड फिजिकल। उन्होंने कहा, श्री अरविंदो घोष ने कहा कि इंटीग्रल एजुकेशनल का मतलब केवल हम स्पिरिचुअलिटीज को नहीं हम बता पाएंगे, बल्कि हम उसके कई और आयामों की चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए और एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग की कुछ क्रियाएं बताई जिसके थ्रू वो इंटीग्रल एजुकेशन ले सकता है, जिसमें सबसे पहला उन्हें फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल। The education is complete, complementary to each other and continue till end of life। इंटीग्रल एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो एम्स ऑफ एजुकेशन की बात कही थी, उसमें जो मुख्य शिक्षा के उद्देश्य श्री अरविंद घोष ने बताए थे, उसमें सबसे पहला था कैसे हम अपनी आत्मा को परफेक्ट करें, परफेक्शन ऑफ सोल। फिर कैसे हम अपनी अंतरात्मा, अपने इनर सेल्फ का रियलाइजेशन करें, ये उन्होंने दूसरा एम बताया। फिर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कल्टिवेशन ऑफ वैल्यूज। तो ये जितने भी शिक्षा के उद्देश्य दिख रहे हैं, उसके आधार पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली वो चाहते थे कि शिक्षा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, उसमें सबसे पहले हम बालक कि शारीरिक विकास करें, उसके सेंसेस को डेवलप करें या ज्ञानेंद्रियों को ट्रेन करें, साथ ही साथ उनमें नैतिकता का, छात्रों के अंदर नैतिक गुणों का विकास करें। और नैतिक गुणों का विकास कैसे हो पाएगा, जब हम उनके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें विकसित हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो आत्मा है, जो हमारे अंदर निवास करती है,
परफेक्ट कर सकते हैं और हम अपने इनर सेल्फ की रियलाइजेशन कर सकते हैं, जो एक्चुअल में हमारे अंदर ईश्वर का वास है उसको हम अनुभूति कर सकते हैं। तो ये शिक्षा के उन्होंने उद्देश्य बताए। इसके बाद जो इंटीग्रल एजुकेशन का जो करिकुलम दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम करिकुलम को हम किसी एक लिमिटेड सिलेबस में नहीं लिमिटेड कन्फाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा जो हमारा पूरा जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा काल है, और पूरा शिक्षा काल में पूरा जीवन ही एक पाठ्यक्रम है, जिसमें हम कुछ दिनों की फॉर्मल जो हमारा एजुकेशन है उसको हम उसमें लिमिट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा करिकुलम हमें इस प्रकार बनाना होगा जिससे कि वो क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ रहे, बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड रहे, करिकुलम जो है वो इंटरेस्टिंग रहे। इसलिए उन्होंने इंटीग्रल करिकुलम को बेसिकली श्री अरविंद घोष ने जिस प्रकार के करिकुलम की बात कही थी उसमें उन्होंने करिकुलम का डिवीज़न 4 तरीके से किया था। प्राइमरी स्टेज पे का करिकुलम उन्होंने अलग बताया, सेकेंडरी स्टेज पे करिकुलम उन्होंने अलग बताया, यूनिवर्सिटी स्टेज का करिकुलम उन्होंने अलग बताया, और वोकेशनल एजुकेशन की अलग बात की। जिसमें प्राइमरी स्टेज पे जो उन्होंने करिकुलम बताया था उसमें सबसे पहले उन्होंने मदर लैंग्वेज में जो लैंग्वेजेस सीखने की बात कही, उसमें उन्होंने कहा सबसे पहले बालक को अपनी मातृभाषा के थ्रू सीखना होगा, क्योंकि मातृभाषा में जब बच्चा अपनी शुरुआती पढ़ाई करता है तो उसे ज़्यादा समझ में आता है। उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश पढ़ने के लिए को बोला, दूसरी जो सेकेंड लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। साथ ही साथ प्राइमरी लेवल पे बच्चा जो है वो नेशनल हिस्ट्री भी पढ़ेगा, और जो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसमें आर्ट पेंटिंग भी होगी। साइंस में जनरल साइंस प्राइमरी लेवल पे होगा, साथ ही साथ सोशल स्टडीज़ भी पढ़ने के लिए कहा, और मैथ्स में उन्होंने प्राइमरी स्टेज पे अर्थमेटिक पढ़ने के लिए कहा। सेकेंडरी स्टेज का जो करिकुलम उन्होंने बताया था उसमें लैंग्वेजेस में प्राइमरी स्टेज में दो लैंग्वेज पढ़ाए जाते थे, मदर टंग और इंग्लिश। उसके अलावा उन्होंने फ्रेंच एक और लैंग्वेज शामिल कर ली। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्टेज पे फ्रेंच भी पढ़ना चाहिए बच्चों को। इसके अलावा अर्थमेटिक, आर्ट और साइंस को, जनरल साइंस जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे पढ़ते थे उसको बाइफरकेट करके साइंस के सब्जेक्ट्स को उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी कर दिया था। और सोशल स्टडीज़ तो एज इट इज़ था जैसे बच्चे प्राइमरी स्टेज में पढ़ते थे। साथ ही साथ 2 और सब्जेक्ट उन्होंने शामिल किए, वो था साइकोलॉजी और हेल्थ एजुकेशन। तो इस तरीके से सेकेंडरी स्टेज के करिकुलम में ये इन विषयों को शामिल करने के लिए कहा। फिर यूनिवर्सिटी स्टेज पे उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो दर्शन पढ़ेंगे, और दर्शन वो फिलॉसफी कौन सी होगी, ना केवल इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे, साथ ही साथ वेस्टर्न फिलॉसफी को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी स्टेज पे उन्होंने बताए वो थे हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश लिटरेचर और फिर फ्रेंच पढ़ने के लिए कहा। साथ ही साथ और सब्जेक्ट्स उन्होंने शामिल किए जिसमें उन्होंने सोशियोलॉजी रखा यूनिवर्सिटी स्टेज पे, साइकोलॉजी रखा, हिस्ट्री ऑफ साइंस, और जो साइंस के सब्जेक्ट्स थे उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी पढ़ने के लिए कहा। और 2 और सब्जेक्ट उन्होंने शामिल किए, वो था इंटरनेशनल रिलेशन और इंटीग्रेशन। ये भी सब्जेक्ट्स उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टेज पे शामिल किए। इसके बाद जो वोकेशनल एजुकेशन था, जो रोज़गार परक जो शिक्षा थी, जिसके थ्रू बालक जो है या चाइल्ड जो है या स्टूडेंट जो है वो अर्निंग करेगा, तो ऐसे विषयों को भी पढ़ने के लिए कहा। और वो विषय कौन से थे, वो बेसिकली विषय थे आर्ट्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्यूइंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कोलाज मेकिंग। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी काम करने के लिए उन्होंने बताया, कारपेंट्री करने के लिए उन्होंने कारपेंट्री की भी ट्रेनिंग दी, नर्सिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
इंडियन एंड यूरोपियन म्यूज़िक पढ़ने को बताया और ड्रामेटाइजेशन। ये सारे सब्जेक्ट वोकेशनल एजुकेशन के तहत उन्होंने रखे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि श्री अरविंदो घोष ने इंटीग्रल एजुकेशन के तहत काफ़ी वास्ट करिकुलम दिया, और वो वास्ट करिकुलम में उन्होंने प्रॉपर अलग अलग स्टेजेस के भी करिकुलम बताए थे। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, किस माध्यम से पढ़ने की बात उन्होंने कहा, टीचिंग लर्निंग के क्या सिद्धांत होने चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने बताई। जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ हम उनको पढ़ा नहीं सकते, बालक को खुद से उसको अर्न करना होगा। पहली प्रिंसिपल, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं सिखा सकते, बालक को खुद से शिक्षा अर्न करनी होगी। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने टीचिंग लर्निंग का बताया था, वो कहा कि माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ। मतलब कि ये हम इस तरीके से टीचिंग लर्निंग के प्रिंसिपल को बनाएं कि जो बालक का जो दिमाग है वो अपनी ग्रोथ को समझे। इट इज़ रॉन्ग टू मोल्ड द चाइल्ड इनटू द शेप डिजायर्ड बाय द पेरेंट और टीचर। मतलब वो कहते थे कि हम बच्चे को खुला छोड़ दें, हम स्टूडेंट को खुला छोड़ दें कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। ऐसा ना करें कि टीचर मोल्ड करेगा बच्चे के पर्सनालिटी को या पेरेंट मोल्ड करेंगे, तो वो एक तरह का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके ग्रोथ में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। बल्कि जो डिवाइन पावर चाहता है कि वो जिस दिशा में जाए, उसके लिए हम उसके तहत हमें बालक को ही उसके लिए छोड़ना पड़ेगा फ्री। थर्ड प्रिंसिपल जो उन्होंने कहा, वो कहा कि टीचिंग इज़ टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम द नोन टू अननोन। मतलब टीचिंग का जो प्रिंसिपल होगा वो नोन टू अननोन चलेगा, और एजुकेशन जो दी जाएगी नेचर ऑफ द चाइल्ड के अनुसार, जैसे बालक की जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में वो अच्छा है, उसकी क्षमता जिस चीज़ में है, उसी के अनुसार बालक को पढ़ाना चाहिए। तो हम इन सारे प्रिंसिपल को अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। और यहाँ पे पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल है वो उसमें हमें नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद के मतलब जो फिलॉसफी है उसका निचोड़ दिख रहा है। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग में उन्होंने जो मेथड्स ऑफ टीचिंग के थ्रू पढ़ाने की बात कही, उन्होंने कहा सबसे पहले तो ज़रूरी है बालक को एक एफेक्शन, एक लव, एक सिंपैथी दी जाए। साथ ही साथ उनको मदर टंग में पढ़ाया जाए। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो। एजुकेशन जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो अनुभव के थ्रू पढ़ाएं, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस उसको दें, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत को अपनाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा एजुकेशन थ्रू कोऑपरेशन ऑफ टीचर स्टूडेंट इन एजुकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म के जो सिद्धांत हैं वो नज़र आते हैं, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तहत नेचुरलिज्म में भी लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या रियलिज्म में लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे लगभग आइडियलिज्म को छोड़ के सभी वाद दिखाई दे रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग में। और यहाँ पे अरविंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन में कहा कि जो टीचिंग प्रोसेस होगा, एजुकेशन प्रोसेस होगा, उसमें टीचर और टॉट दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये मेथड्स ऑफ टीचिंग थी, जिसमें बालक को या चाइल्ड को या स्टूडेंट को पूरा फ्रीडम दिया जाए अपनी वातावरण में, जो जिस वातावरण में रहेगा उसको खुला छोड़ दिया जाए और अपने एफर्ट से वो खुद नॉलेज गेन कर पाएगा। इस तरह की मेथड ऑफ टीचिंग की बात श्री अरविंदो घोष ने कही। इसके अलावा उन्होंने टीचर के लिए कुछ बातें प्रेस्क्राइब की। उन्होंने कहा कि टीचर जो है वो एक सेंट के समान होना चाहिए, एक हीरो के समान होना चाहिए। वन मस्ट बी गुड योगी टू बिकम अ गुड टीचर। टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको योगी होना, मतलब योगी मीन्स
कि उसको उसको अपनी भौतिक विषयों का तो ज्ञान हो ही हो, साथ ही वो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पे में भी उसका कमांड हो। तो हर टीचर को एक योगी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने अंदर के जो उसका इनर सेल्फ है उसको वो जान पाए। ही शुड बी एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड एंड हैव एन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। मतलब जिस तरह के इंटीग्रल एजुकेशन में जिस तरह की पर्सनैलिटी की बात करते हैं श्री अरविंदो घोष, जिसमें अमालगमेशन हो भौतिक विषयों और आध्यात्मिक विषयों का, और वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड हो, इस तरह के इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी की बात श्री अरविंदो घोष टीचर के रूप में करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीचर को इस तरीके से ग्रो करना चाहिए कि वो अपने छात्र के साथ ही साथ जो भी चीज़ें वो पढ़ाए, तो उसके साथ ही साथ अगर छात्र ग्रो कर रहा है तो उसको पढ़ाते समय उसके उसके लर्निंग प्रोसेस में, एजुकेशन प्रोसेस में टीचर भी ग्रो करता रहे। इफ़ अ टीचर इज़ टू बी रिस्पेक्टेड ही मस्ट बी रिस्पेक्टेबल। तो इस तरह के टीचर की असम्पशंस श्री अरविंदो घोष ने इंटीग्रल एजुकेशन में की है। अब किस तरह का वो एजुकेशन सिस्टम नेशन वाइड चाहते थे? अरविंदो घोष ने बहुत ज़्यादा जो पहले से चली आ रही है ब्रिटिश एजुकेशन है उसको पूरी तरीके से नकारा था, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एजुकेशन सही नहीं है, इसको हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। केवल हम साइंस पढ़ें यही एजुकेशन नहीं है। mere knowledge of science doesn't make us educated in the true sense। ट्रू सेंसेस में केवल हम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ें वही बेसिक एजुकेशन नहीं कहलाएगी, बल्कि एजुकेशन शुड पे ड्यू अटेंशन टू सैक्रिफाइस, प्रोग्रेस एंड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑल्सो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साइंस के सब्जेक्ट के साथ साथ हमें स्टूडेंट को इस तरीके से निखारना होगा, इस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी में चेंज लाना होगा कि उनका ह्यूमन माइंड और स्पिरिट भी डेवलप कर सके। There should be a balanced understanding of the national and international relationship of universal relationship। तो इस तरह के नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते थे, जो कि उनकी इंटीग्रल एजुकेशन का पार्ट था। श्री अरविंदो घोष का जो इंटीग्रल एजुकेशन हमें दिखता है, जो हम लोगों ने बताया, वो बेसिकली सेल्फ एक्सप्रेशन पे बेस था, और बेसिकली द पर्सन शुड डायरेक्ट हिज एक्शन ऑफ पावर, दैट इज पावर ऑफ स्पिरिट एंड ट्रुथ टू मेक हिमसेल्फ। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंटीग्रल एजुकेशन के तहत श्री अरविंदो घोष ने जिस शिक्षा पद्धति की बात कही, जिस शिक्षण प्रणाली की बात कही, जैसी वो शिक्षा चाहते थे, उसमें वो चाहते थे कि हम ईस्ट की भी चीज़ों को शामिल करें और वेस्ट की भी चीज़ों को शामिल करें। इसीलिए जो उन्होंने करिकुलम दिया था वो बहुत वास्ट था। साथ ही साथ उन्होंने योगा स्पेसिफिक योगिक मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर हमें अपने माइंड को डेवलप करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को डेवलप करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, योगा करें। तो इस तरीके से हम लोगों ने श्री अरविंदो घोष की जो इंटीग्रल एजुकेशन है उसको पढ़ा, और हम लोगों ने ये जाना कि श्री अरविंदो घोष का इंटीग्रल एजुकेशन क्या है। स्टूडेंट, तो मुझे लगता है स्लाइड मोड के थ्रू जो मैंने श्री अरविंदो घोष की इंटीग्रल एजुकेशन आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से मैं कंक्लूड करूँगी कि श्री अरविंदो घोष जिस तरह की शिक्षा प्रणाली, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम उनकी जो फ़िलॉसफी में दिखता है, जो इंटीग्रल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसमें एमालगमेशन आपको दिखता होगा ईस्ट और वेस्ट का, जिसमें वो भौतिक विषयों को भी शामिल कर रहे हैं और आध्यात्मिक विषयों को भी शामिल कर रहे हैं। तो
इस तरीके से हम देखेंगे वो सेंसेस की ट्रेनिंग की भी बात करते हैं, आत्मा के परफेक्शन की भी बात करते हैं, इनर सेल्फ के सेल्फ रियलाइजेशन की भी बात करते हैं। ये सारी चीज़ों का फ्यूजन हमें इंटीग्रल एजुकेशन में दिखता है। साथ ही साथ वो विकासवाद के सिद्धांत को भी लागू करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो शिक्षा पद्धति हो वो, या जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, वो कहते हैं कि वो विकासवाद के सिद्धांत पर चलनी चाहिए। मतलब कि जिस तरह से एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ, धीरे धीरे करके इन मनुष्य जो है वो एक आगे बढ़ा, इवॉल्व हुआ, उसी तरह इंसान भी मतलब जो उनकी शिक्षा पद्धति है वो भी धीरे धीरे करके इवॉल्व होती है। उसको उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने बताया, एक पूरी साइकिल बताई कि सबसे पहले जो व्यक्ति है या मनुष्य है या मानस, उन्होंने एक शब्द दिया कि सबसे पहले द्रव्य से मानस होता है मनुष्य, मतलब मनुष्य के रूप में आता है। पहले जब बालक वूम्ब में होता है तो वो द्रव्य से निकलकर माँ के गर्भ में आता है, और फिर मानस के रूप में वो जन्म लेता है, और भौतिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको, बेसिक चीज़ों को उसकी नीड होती है। और मानस से अति मानस की सीढ़ी बहुत लंबी है, जिसमें वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करता है, स्पिरिचुअल कॉन्शियस, स्पिरिचुअल टी की तरफ जाता है, उसके इनर सेल्फ को जगाता है। तो ये जो स्टेज होगी, सबसे पहले द्रव्य से मानस बनेगा, मानस मतलब मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। जब वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो वो मानस की स्टेज में होता है, और मानस से अति मानस के बीच का जो सफ़र है वो बेसिकली यही है कि जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसका अंतिम लक्ष्य होता है कि जो उनके मनुष्य के अंदर जो परमात्मा का निवास है उसको वो जाने, जो नॉलेज उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है उसको जाने। वो जो स्टेज है वो अति मानस की स्टेज है। अति मानस की स्टेज पर जाने के लिए उसको स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन का रास्ता अपनाना होगा। और जब व्यक्ति अति मानस की स्टेज पे पहुंच जाएगा तो अति मानस के बाद जो स्टेज आती है वो सतचित आनंद, मीन्स अल्टीमेट रियलिटी, मीन्स उसके बाद ही उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, मतलब सतचित आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये पूरा विकासवाद का सिद्धांत उन्होंने शिक्षा के थ्रू, इस तरह की शिक्षा अगर मनुष्य को दी जाएगी तो वो अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा लेक्चर है उसके माध्यम से अरविंदो जैसे महान दार्शनिक, महान थिंकर, फिलोसोफर को जो हमने कुछ थोड़ी बहुत जो प्रयास किया है उसके थ्रू आप समझ पाए होंगे, स्लाइड मोड के थ्रू, अपने लेक्चर के माध्यम से। जो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। See you in the next lecture. Thank you so much.